नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चाक्या आपकी मैथ पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर हूँ। अभी तक हमने शिक्षण विधियों में आपकी 4 विधियाँ पढ़ ली थी। आइए आगे चलते हैं, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमारी विधि है प्रयोगशाला विधि। आज इस वीडियो में हम प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि और समस्या समाधान विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, ये बहुत आसान है। इस विधि में क्या है, नाम से ही समझिए, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस विधि में बालकों को सिखाने के लिए उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर बैठकर बालक खुद ही प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो इसे कहेंगे प्रयोगशाला विधि। तो आसान है, इससे थोड़ा अब आप देख लेते हैं इसके गुण क्या है। देखो, रुचिकर विधि है, सीधी बात है, बच्चे जब खुद ही प्रयोग करेंगे तो थोड़ा उन्हें बहुत रुचि आती है उपकरणों को प्रयोग करने से। इसका अधिगम स्थायी होता है। अधिगम मतलब होता है इसका जो रिजल्ट आता है, जो याद होता है, जो भी मैटर, जो भी समझने की चीज़ है वो स्थायी होती है, क्योंकि बच्चे खुद प्रैक्टिकल करके निकालते हैं। रचनात्मकता, तर्क क्षमता और निगमन क्षमता का विकास होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर लैब में हम हैं तो प्रयोग करेंगे तो रचनात्मकता वैसे भी बढ़ेगी। तो ये इसके गुण हैं। तो आइए प्रयोगशाला विधि के दोष देख लेते हैं हम। तो सीधी बात है, सबसे बड़ी बात, अगर आपको प्रयोगशाला लगानी है और उपकरण खरीदने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कैसी है, खर्चीली विधि है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आपको बच्चों को इसी तरह से प्रयोगशाला की तरह से सिखाना है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। दूसरा, अधिक छात्र संख्या वाली कक्षाओं में अनुपयोगी है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने मान लीजिए जैसे तैसे करके आपने खर्च करके लेबोरेटरी बना तो ली, लेकिन उसमें हर ऐसा तो नहीं कि एक ही उपकरण आप 40 खरीदेंगे, है कि नहीं। तो एक उपकरण ज़्यादा 2 या 3 तरीके के खरीदेंगे तो ज़्यादा 2 या 3 बच्चे एक बार में प्रयोग कर पाएंगे। और इस तरह से अगर बड़ी संख्या, मान लीजिए 40-50 की संख्या है, तो उनको कराने में, एक ही टॉपिक कराने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अधिक छात्र संख्या वाली कक्षाओं में ये अनुपयोगी हो जाती है। छोटी कक्षा होती है तो एक बार प्रैक्टिकल करते वो सब देख भी लेते हैं, तो अधिक छात्र संख्या वाली कक्षाओं में ये अनुपयोगी है। और लास्ट है, छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी। छोटी कक्षा, जो छोटे बालक होते हैं उनमें भी लेबोरेटरी और उपकरण का वो सही से उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए वो भी अनुपयोगी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले लीजिए, इंपॉर्टेंट विधि है, आपको इसके पॉइंट याद होने चाहिए। तो हमारी अगली विधि है अनुसंधान विधि। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है, रिसर्च। और रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिसर्च में हमेशा क्या किया जाता है कि जगह जगह जाके, जैसे किसी विषय पर रिसर्च करना है तो जगह जगह जाके उस विषय के संबंध में तथ्य इकट्ठे करते हैं। फिर उन तथ्यों को मिलाकर अवकलन किया जाता है कि यहाँ ये ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा। तो फिर इसमें विश्लेषण होता है कि ऐसा है क्यों। ठीक है, यहाँ ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो यानी कि इसे कहा जाता है रिसर्च। तो बोधपूर्वक किए गए प्रयत्नों से तथ्यों को संकलित करके उनका अवलोकन और विश्लेषण करके नए तथ्यों की खोज करना ही क्या होता है, आपका अनुसंधान होता है। ठीक है, अनुसंधान विधि होती है। तो ये आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है कि बोधपूर्वक किए गए प्रयत्नों से तथ्यों को संकलित करके उनका अवलोकन और विश्लेषण करके नए तथ्यों की खोज करना अनुसंधान विधि होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं आपको, जैसे ये तथ्यों का संकलन, ये किससे संबंधित है, आपका अनुसंधान विधि से संबंधित है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसका एक नोट है इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च यानी उच्च कक्षा, हायर एजुकेशन में ज़्यादा उपयोगी कौन सी होती है, अनुसंधान विधि। आपने देखा है PhD में खुद ही बोलते, खुद ही थीसिस लिखनी होती है, खुद ही रिसर्च करना होता है। तो हायर स्टडीज़ में आपकी अनुसंधान विधि काम आती है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट विधि। तो हमारी अगली विधि है समस्या समाधान विधि, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये है, देखो समस्या, एक विधि ये भी हो सकती है, हमें किसी को सिखाना है तो हम उसे अलग अलग तरह की समस्याएं दें, बच्चों को अलग अलग समस्याएं हम खुद चयन करके दें। ठीक है, और उसके बाद उन्हें खुद हल करने दें, उनसे कहें कि इस समस्या के बारे में तथ्य इकट्ठे करो और इसको हल करो। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है वो क्रमबद्ध होता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बच्चों को सिखाने के लिए समस्याएं देना और क्रमबद्ध तरीका, ये शब्द जहाँ कहीं भी आया जाए आप समझ लेंगे कौन सी विधि है, कौन सी विधि की बात हो रही है, बात हो रही है समस्या समाधान विधि की। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि का प्रयोग करके उसका समाधान हल करवाना, ये समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके कुछ चरण होते हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर। देखो, पहला चरण क्या है, समस्याओं का प्रस्तुतिकरण या चयन।
किसी भी समस्या को, अब मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आप चौथी क्लास के बच्चे को 8वीं क्लास की समस्या दे देंगे, ठीक है। तो समस्या का चयन या प्रस्तुतिकरण सोच समझ के करना होता है, ये शिक्षक को करना है। उसके बाद परिकल्पनाओं का निर्माण करना, यानी कि उस समस्या के बारे में उसको हिंट देना, परिकल्पनाएं देना कि इसको ऐसे हल कर सकते हैं, इसका क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या है। फिर समस्या से जुड़े तथ्य इकट्ठे करना, आप उस समस्या से जुड़े तथ्य इकट्ठे करने के लिए बोलेंगे, तथ्यों को विश्लेषण करने के लिए बोलेंगे, और जो निष्कर्ष निकला है उसका मूल्यांकन करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये समस्या समाधान विधि है, इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके गुण और दोष के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपकी समस्या समाधान विधि के गुण और दोष देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले गुणों की बात कर लेते हैं। देखो, विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। आप खुद समस्या देंगे और उनको चरण बताएंगे तो खुद वो निर्णय लेंगे कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। तो इनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है। खुद कोई भी काम कर बच्चे छात्र कर रहे हैं तो उनका एक तो अधिगम स्थायी होता है, प्लस उनकी क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है। चिंतन का तार्किक विकास होता है, वैज्ञानिक चिंतन का विकास होता है। स्वाध्याय की क्षमता का विकास भी होता है कि हमें खुद पढ़ना चाहिए, खुद करना चाहिए, अगर आप उन्हें खुद करने के लिए देंगे, ठीक है। अभी तक की बाकी सारी विधियों में क्या था, शिक्षक बता रहा था, लेकिन इस विधि में क्या होता है, समस्या शिक्षक देता है और उसका समाधान क्रमबद्ध तरीके से कौन करता है, बच्चे करते हैं। तो इसमें स्वाध्याय की क्षमता का विकास होता है। आइए इसके कुछ दोष देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये तो सब में होता है, जब बच्चा किसी भी इनमें से किसी भी विधि में जब बच्चा खुद करता है तो समय अधिक लगता है, ठीक है। और दूसरा, अधिक कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिक कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है क्योंकि समस्याओं का चयन करना बहुत बड़ी बात होती है। नॉर्मल या अधिक कुशल अध्यापक नहीं होगा तो वो अच्छी समस्याएं नहीं दे पाएगा, ठीक है। अच्छी समस्याएं नहीं दे पाएगा, बच्चे के स्तर की समस्याएं नहीं दे पाएगा। इसीलिए अधिक कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक बार परिणाम संतोषजनक नहीं होता है क्योंकि बच्चे खुद करते हैं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रत्येक बार परिणाम संतोषजनक नहीं होता है। और छोटी कक्षाओं के लिए भी अनुपयोगी होती है क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे खुद नहीं कर सकते। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।